हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राज और आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपी इंग्लिश टीच टीपीटी पेपर में। दोस्तों, आप लोग का 8 और 9 मार्च को आप लोग का पेपर होने वाला है टीजीटी का। ठीक है, तो उसी के लिए वीडियो बना रहे हैं और विलियम वर्ड्सवर्थ का ये वीडियो नंबर 3 है। ठीक है, हमने यहाँ पे थंबनेल पे लिख दिया है वीडियो नंबर 3 है ये। इससे पहले 2 वीडियोज़ हैं, तो इसमें भी आपको कोई क्वेश्चन बताएंगे। और विलियम वर्ड्सवर्थ के जो 2 वीडियो पड़े हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, तो उसका ये लिंक दिया हुआ है। सेकंड पार्ट का ये लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही जॉन गैल्सवर्थी के 2 वीडियो हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, 2 वीडियो इसके ऊपर बने हैं, वो आप देख सकते हैं। जॉन मिल्टन के ऊपर 2 वीडियो हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ये सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51, दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई। ठीक है, ये इसमें लिखा है विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। यहाँ पे कौन सी पोएम की बात हो रही है? डेफोडिल्स की बात हो रही है। ठीक है, वाट फ्लैशेस अपॉन द इनवर्ड आई, जो मतलब कि दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई। इनवर्ड आई माने होता है ड्रीम्स। मेरे सपनों में कौन सी चीज़ है जो आती है? यहाँ पे स्पीकर कह रहा है कि वे मेरे सपनों में आते हैं, चमकते हैं, फ्लैश होते हैं, मुझे दिखाई देते हैं। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और मुझे एकांत में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये यहाँ पे ये जो लाइन है कहाँ से ली गई है? वाट फ्लैशेस अपॉन द इनवर्ड आई, मतलब जो स्पीकर है उसके ड्रीम्स में क्या चीज़ें आती हैं? स्टार्स आती हैं, या जो पहला ऑप्शन है द स्टार्स दैट साइन, ये इसमें नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी द लोनली क्लाउड्स, क्लाउड्स की बात नहीं है। वेल्स एंड हिल्स की बात नहीं है, यहाँ बात है डेफोडिल्स की। डेफोडिल्स एक तरह का फूल होता है, तो उसकी बात है। तो ये जो पोएम थी ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी जब वो अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ कहीं पर गए थे, तो वहाँ पे बेल्ट ऑफ डेफोडिल्स थी, यानी कि वहाँ पे बहुत बड़े क्षेत्र में डेफोडिल्स लगे हुए थे। उसको ही देख के इन्होंने बाद में ये पोएम लिखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे डेफोडिल्स फूलों की बात हो रही है, यहाँ फ्लावर की बात हो रही है। और ब्लिस का मीनिंग क्या होता है? ब्लिस का मीनिंग होता है परम सुख या आनंद। जो स्पीकर कह रहा है कि विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, एकांत में उसे परम सुख मिलता है, उससे आनंद मिलता है, उसे बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। द लिरिकल बैलेट वॉज पब्लिश्ड इन। विलियम वर्ड्सवर्थ की ये जाना माना वर्क है, उनका मोस्ट फेमस वर्क में आता है। तो ये कब पब्लिश हुआ था? तो ये पब्लिश हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1798। ठीक है, 1798 में पब्लिश हुआ था, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। लिरिकल बैलेट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लें। लिरिकल बैलेट विद द फ्यू अदर पोएम्स इज़ ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कोलरिज के साथ में इन्होंने लिखा था। 1798 में पब्लिश हुआ था, और इसके पब्लिश होने के बाद से ही रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है। ठीक, तो ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर 53, पोइट्री इज इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी वाज सेड बाय। ये सेंटेंस किसने कहा था? ये कथन किसने कहा था? तो ये सेंटेंस विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। ठीक है, पोइट्री इज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी माने क्या होता है? शांति। जब हम शांत होते हैं तो उस समय हमारे मन में जो इमोशंस पैदा होते हैं उसको हम कलेक्ट करते हैं, एकत्रित करते हैं। किसके द्वारा? पोइट्री के द्वारा। और फिर जो एक कवि होता है वो पेन उठाता है और कागज़ पर वह पोइट्री लिखता है, कविता लिखता है। ठीक है, तो इन्होंने यही बात कही है कि एक जो कवि है वो कैसे लिखता है? मतलब जब शांति होती है उस समय वो सोचता है, उस समय जो भी इमोशंस उसके दिल में पैदा होते हैं उनको वो कलेक्ट करता है, एकत्रित करता है, और फिर वो लिखता है पोएम के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। पोइट्री शेड्स नो टीयर सच एज एंजल वीप बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स। ये बात किसने कही है कि जो पोइट्री होती है वो पोइट्री शेड्स नो टीयर सच एज एंजल्स। जिस तरह बड़ी बड़ी कहानी कविताओं में दिखाते हैं कि एंजल माने होता है दूत या परी, ईश्वर के जो दूत होते हैं उनको एंजल बोला जाता है।
तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पोइट्री होती है वो कोई नाटकीय आंसुओं को नहीं रोती है, बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स। मतलब जब पोइट्री हम करते हैं तो हम उसमें वास्तविक बातें करते हैं, और जो ह्यूमंस, जो मनुष्य हैं, उनके जो दुख दर्द हैं, उनको क्या समस्याएं हो रही हैं, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है। बहुत से लोग का ये मानना होता है कि पोइट्री वगैरह बेकार की चीज़ है, ये काल्पनिक चीज़ें होती हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ यही बार बार कह रहे हैं कि जो मेरी पोइट्री है, मैं किस तरह लिखता हूँ, मैं कॉमन मैन के बारे में लिखता हूँ, ह्यूमंस को जो जो समस्याएं हैं, जो जो उनके दुख दर्द हैं, उनके आंसू क्या कहते हैं, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में है, उसके बारे में मैं लिखता हूँ। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो खुद को रियलिस्टिक पोएट बताते हैं। ठीक है, वास्तविकता पर आधारित ये कविताएं लिखते थे, इनका ये कहना है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। और इन्होंने यही कहा है कि मैं लिखता हूँ, ऐसा नहीं लिखता हूँ कि बहुत ही नाटकीय हो, एज एंजल वीप। जो कहानियों में, कविताओं में हम लोग देख रहे हैं, बहुत ही ड्रामेटाइजेशन देख रहे हैं, बहुत ही नाटकीय उसमें कहानियाँ होती हैं, स्टोरीज होती हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जो मैं लिखता हूँ वो नेचुरल लिखता हूँ और ह्यूमंस के दुख दर्दों की बात करता हूँ। ठीक है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। जो इसकी पूरी लाइन थी, एक बार फिर से बताते हैं। पोएट्री शेड्स नो टीयर्स सच एज एंजल वीप, बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स, शी कैन बोस्ट ऑफ नो सेलेस्टियल चॉयर दैट डिस्टिंग्विशेस हर। ये इसकी पूरी लाइन थी। ठीक है, ये हो गया। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न ऑन, कब इनका जन्म हुआ था? तो 7 अप्रैल 1770। ठीक है, इसमें इनका जन्म हुआ था, और अप्रैल में ही इनका जन्म हुआ है, और अप्रैल में इनका निधन हुआ है, यानी कि देहांत हुआ है। तो 7/23 ये आप लोग याद कर लीजिए। अप्रैल दोनों जगह आ रहा है, तो याद करने में आपको थोड़ी मदद मिल सकती है। और 1850 में इनका जो बहुत ही फेमस वर्क था द प्रिल्यूड, वो भी पब्लिश हुआ था इनकी मृत्यु के 3 महीने बाद। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56 देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग विलियम वर्ड्सवर्थ फेमस पोएम द सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी रीपर पोएम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ वैलिड इन 4 स्टैंजाज। 4 स्टैंजाज हैं, ये बिल्कुल सही है। इट इज़ कंपोज्ड ऑन 5 नवंबर 1805 एंड पब्लिश्ड इन, तो ये बी वाला भी सही है इसमें। ठीक है, बी वाला भी सही है। डी वाला देख लेते हैं एक बार। इट रिफ्लेक्ट्स हिज बिलीफ इन द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल वर्ड, द पावर ऑफ मेमोरी एंड ह्यूमन माइंड, ये भी सही है। द पोएम इज़ बेस्ड ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ ओन एक्सपीरियंस। तो ये फ्रेंड्स, ये वाला जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, ये सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो कविताएं लिखी हैं उसमें उन्होंने खुद के बचपन में वो किससे मिले, जैसे लीच गैदरर से मिले थे वो, तो उन्होंने इसके ऊपर पोएम लिख दी। ठीक है, डेफोडिल्स देखने गए, वहाँ पे डेफोडिल्स के फूल थे, उसके ऊपर लिख दी। लेकिन यहाँ पे इनके खुद के एक्सपीरियंस की बात नहीं है। ठीक है, इनके ये ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल इसमें सही है, सही करेक्ट है एकदम। द पोएम इज़ बेस्ड ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ ओन एक्सपीरियंस, ये पॉइंट सही नहीं है, क्योंकि ये जो पोएम थी द सॉलिटरी रीपर, ये कोई दूसरी लड़की थी, ये कहीं से जा रहे थे तो वहाँ उन्होंने देखा था, तो ये इनके खुद के एक्सपीरियंस नहीं थे, बल्कि ये किसी दूसरे के यादों पे उन्होंने लिखा है पोएम। ठीक है, द सॉलिटरी रीपर, सॉलिटरी माने होता है जो एकांत में, और रीपर माने क्या होता है, जो फसल काट रहा हो, अपनी फसल काट रहा हो, उसको बोलते हैं रीपर, जो किसान जो होता है। तो जो एकांत में रीपिंग कर रहा हो, यानी कि अपनी फसल काट रहा हो, ये इसका हिंदी अर्थ हुआ। इज़ ए बैलेड बाय इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ एंड वन ऑफ हिज बेस्ट नोन पोएम है। ठीक है, तो किसके बारे में है? ए यंग मेडन रीपिंग एंड सिंगिंग टू हरसेल्फ। एक कुंवारी लड़की थी, वो रीप कर रही थी, वो अपनी फसल को काट रही थी और गीत भी गा रही थी। द पोएट सेज दैट एनीवन, और जब ये स्पीकर जो था, जब ये निकलता है तो वो उसका गाना सुनता है तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है और वो मंत्रमुग्ध हो जाता है, स्पीकर। द पोएट सेज दैट एनीवन पासिंग बाय शुड ईदर स्टॉप। यहाँ पे स्पीकर क्या कह रहा है कि वो जो लड़की थी वो इतना अच्छा गाना गा रही थी कि वहाँ से जो भी निकल रहा है उसको वहाँ पे रुक जाना चाहिए और उसका गाना सुनना चाहिए। और जेंटली पासेस एज नॉट टू डिस्टर्ब हर, या तो धीमे से निकल जाना चाहिए
और जो लड़की गाना गा रही है वो डिस्टर्ब ना हो पाए और गाना रुक ना पाए। ठीक है, इसका यहाँ कहने का मतलब यही है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कौन सा कथन सही सच नहीं है, सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी यादों पर ये पोयम नहीं लिखी है, बल्कि दूसरी लड़की पर आधारित है जो कि सच में थी, सच में एग्जिस्ट करती थी। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स द स्ट्रेच ऑफ डैफोडिल्स इन हिज पोयम डैफोडिल्स 2। इन्होंने डैफोडिल्स की तुलना किससे की है? द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे। रात में मिल्की वे आप लोगों ने नाम सुना होगा, साइंस में, साइंस का टर्म है। तो मिल्की वे में जिस तरह तारे टिमटमाते हैं, उसी तरह डैफोडिल्स उनको लग रहे थे, विलियम वर्ड्सवर्थ को लग रहे थे, स्पीकर को लग रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने तारों से तुलना की है। और आपको पोयम दिखाते हैं, देखिए ये पोयम है। कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट साइन। डैफोडिल्स किस तरह लगते हैं? जैसे तारे चमक रहे हैं। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे में चमक रहे हैं। ठीक है, तो यही इसमें लाइन थी। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। और बहुत दूर तक वो फैले हुए हैं। कहाँ पे लगे हैं? अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ बे। खाड़ी के किनारे किनारे वे लगे हुए हैं। 10,000 सॉ आई एट ए ग्लैंस। और 10,000 फूलों को मैंने एक बार में ही देखा, जो कि डांस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 58। वर्ड्सवर्थ रिकलेक्ट द डैफोडिल्स इन। विलियम वर्ड्सवर्थ को डैफोडिल्स की याद कब आती है? समर इवनिंग, ए वैकेंट एंड पेंसिव मूड। तो फ्रेंड्स, हमने बताया था कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ए वैकेंट एंड पेंसिव मूड। यहाँ पे स्पीकर कहता है कि जब मैं वैकेंट होता हूँ, जब मुझे बड़ा खालीपन का एहसास होता है, और जब मेरा मूड पेंसिव होता है, यानी मैं दुखी होता हूँ, उदास होता हूँ, तो वे आते हैं मेरे सपनों में। और वे कौन है? डैफोडिल्स। फूलों की बात हो रही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। वर्ड्सवर्थ एज डिस्क्राइब्ड वेरियस स्टेजेस ऑफ हिज एसोसिएशन विद नेचर। ठीक है, इन्होंने नेचर की बहुत बात की है। इन विच स्टेज डिड ही हियर द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी इन टिंटन एबी। अब फ्रेंड्स, अगर आप विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ रहे हैं तो आप समझ जाइए, नेचर नेचर नेचर, विलियम वर्ड्सवर्थ इज इक्वल टू नेचर, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर आप विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ रहे हैं तो सब जगह आपको क्या मिलेगा? नेचर नेचर नेचर। तो टिंटन एबी में भी नेचर की बात है, महिमा मंडन किया गया है नेचर का, प्रकृति के बारे में खूब अच्छी तरह बताया गया इसमें है। तो इसमें कह रहे हैं इन विच स्टेज डिड ही हियर द, किस स्टेज पे ये कहते हैं द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये कौन सी स्टेज थी? फाइनल स्टेज थी। ठीक है, फाइनल स्टेज। ऑप्शन नंबर सी सही है। आपको उसका पूरा बताएंगे मीनिंग अभी। जो टिंटन एबी है उसमें भी ये इन्होंने नेचर की पूरी बात की है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। हाउ मैनी डैफोडिल्स डिड द पोएट सी एट ए ग्लांस। पोयम के अनुसार, कविता के अनुसार कितने फूल स्पीकर देखता है, कवि देखता है? तो 10,000। ठीक है, 10,000 रहेगा, याद रहे 10,000। 20 नहीं है, 10 नहीं है, 1 नहीं है, 10,000। ठीक है, ये देखिए पोयम थी और इसमें ही लाइन थी 10,000 सॉ आई एट ए ग्लैंस। एक बार में मैंने 10,000 डैफोडिल्स देखे। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो ही मुझे जोश आता है कि मैं और वीडियो बनाऊं। तो कृपया कमेंट करने में कंजूसी ना करें, प्लीज़ कमेंट। ठीक, इसमें कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट। और जिन विषयों पर, जिन टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट करके मुझे बताएंगे तो हम और भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लाइक कर देना फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक। क्वेश्चन नंबर 61। वेयर डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स। कहाँ पर उसने डैफोडिल्स को देखा था, फूलों को देखा था? अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ रिवर, नहीं, अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ पॉन्ड, अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ बे। तो फ्रेंड्स, ये याद कर लेना, बे, जिसमें बे होगा वही सही है। ठीक है, अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ बे, खाड़ी की बात हो रही है। खाड़ी के किनारे कहीं पर डैफोडिल्स की पूरी बेल्ट लगी हुई थी। बेल्ट माने बहुत बड़े क्षेत्र में। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ बे आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 62। व्हाट वर द डैफोडिल्स डूइंग। फूल थे डैफोडिल्स के, क्या कर रहे थे? वॉन्डरिंग ओवर द क्लाउड्स, बादलों के ऊपर घूम रहे थे, नहीं, गलत है। फ्लोटिंग हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स,
पहाड़ियों के ऊपर वो तैर रहे थे, नहीं। स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, नहीं नहीं ये भी नहीं है। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, तो ये सही है। सर हिला हिलाकर वो डांस कर रहे थे ऐसा प्रतीत हो रहा था, ठीक है। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, स्प्राइटली माने क्या होता है, उत्साह, आनंद, जिंदा दिली से। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि हवा चल रही थी, डेफोडिल्स के फूल हिल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने सिर हिला हिलाकर बड़े उत्साह के साथ, बड़ी जिंदा दिली के साथ वे डांस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्राइटली का मीनिंग क्या होता है, उत्साह, आनंद, जिंदा दिली के साथ। क्वेश्चन नंबर 63, हु सेड देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ मेट्रिकल कंपोजिशन। ये किसने कहा था, ये कहा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ये कह रहे हैं कि प्रोज और पोइट्री में भाषा में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। इनका कहना ये था कि वो दोनों चीज़ें एकदम बराबर ही होती हैं, पर कई विद्वान इससे सहमत नहीं हैं। कुछ लोग का कहना है कि पोइट्री की स्टाइल दूसरी होती है और प्रोज की दूसरी होती है, ठीक है। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ का कहना था कि दोनों चीज़ें एक जैसी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, लिरिकल बैलेड वाज बेटर अप्रिसिएटेड इन अमेरिका दैन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड की तुलना में लिरिकल बैलेड अमेरिका में बहुत ज़्यादा उसको प्रसिद्धि मिली थी, लोगों ने उसे बहुत पसंद किया था। फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन अमेरिका इन, कब पब्लिश हुआ था, तो लिरिकल बैलेड 1789 में हुआ था, ठीक है, 1798 में, ठीक है, 1798 में पब्लिश हुआ था। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, व्हेन वाज विलियम वर्ड्सवर्थ लॉरिएटेड। तो फ्रेंड्स यहाँ पूछ रहे हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरिएट कब बनाया गया, राज कवि या राष्ट्र कवि कब बनाया गया। तो फ्रेंड्स 1843 में रॉबर्ट साउथी का निधन हो गया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फॉलोइंग द डेथ ऑफ रॉबर्ट साउथी इन 1843 वर्ड्सवर्थ बिकेम पोएट लॉरिएट। उसी वर्ष रॉबर्ट साउथी का निधन हो गया था, उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरिएट बना दिया गया था। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इनको कोई भी कविता नहीं लिखनी होती थी। सबसे मज़े की बात है, कुछ काम भी नहीं करना पड़ा था और राजकवि बन गए थे, उसकी जो सैलरी थी वो इनको आराम से मिल रही थी। क्वेश्चन नंबर 66, हु कंसीडर्ड विलियम वर्ड्सवर्थ एज ए हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। नेचर का, कुदरत का, प्रकृति का पुजारी विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो प्रकृति के पुजारी हैं। ये स्टेटमेंट किसका था, तो ये फ्रेंड्स थॉमस डी क्विंसी का स्टेटमेंट है, ठीक है। थॉमस डी क्विंसी के अनुसार जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वे नेचर के प्रीस्ट थे, यानी कि प्रकृति के पुजारी थे। और इन्होंने खुद को भी वर्शिपर ऑफ नेचर कहा है। द पोएट कंसीडर्स हिमसेल्फ एज ए वर्शिपर ऑफ नेचर इन टिंटर नेवी। टिंटर नेवी में इन्होंने खुद भी कहा है कि मैं नेचर का वर्शिपर हूँ, यानी कुदरत का, प्रकृति का मैं पुजारी हूँ, मैं उसकी पूजा करता हूँ, ठीक है। और यदि आप विलियम वर्ड्सवर्थ पढ़ रहे हैं तो सब तरफ आपको क्या मिलेगा, नेचर नेचर नेचर, सब तरफ आपको मिलेगा नेचर। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन द प्रिल्यूड। 14 बुक्स हैं इसमें। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो 14 बुक्स कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4 करके इस तरह सारी बुक्स हैं, ठीक है। बहुत विस्तार से नहीं बताएंगे तो और बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो कुल मिला के ये 14 बुक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 68, हु इज़ द राइटर ऑफ द रिक्लूज। तो फ्रेंड्स रिक्लूज विलियम वर्ड्सवर्थ की ऐसी पोएम है जो इनकम्प्लीट है, अनफिनिश्ड है, पूरी नहीं है। सबसे ध्यान देने वाली जो बात है, द रिक्लूज इज वर्ड्सवर्थ अनफिनिश्ड पोएम। जो कविता है पूरी नहीं है, इनकम्प्लीट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। तो क्वेश्चन नंबर 69, इन विच ईयर द प्रिल्यूड वाज पब्लिश्ड। तो बार बार वही सवाल आ रहा है, प्रिल्यूड कब पब्लिश हुआ था, तो 1850, ठीक है। 1850 में प्रिल्यूड पब्लिश हुआ था। और जो लिरिकल बैलेट था वो कब हुआ था, 1798। दो तो आपको कम से कम याद रखना ही रखना होगा कि जो लिरिकल बैलेट था वो कब पब्लिश हुआ था, 1798, और प्रिल्यूड 1850। और 1850 में इनका देहांत भी हुआ था विलियम वर्ड्सवर्थ का। क्वेश्चन नंबर 70,
हु इज़ द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, इसके लेखक कौन है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस माने क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव माने क्या होता है? किसी बात को अगर हम डिस्क्रिप्शन कर दें, विस्तार में लिख दें, ठीक है, बहुत विस्तार से बताएं। डिस्क्रिप्टिव का उल्टा जो होता है, अपोजिट, वो होता है ऑब्जेक्टिव, किसी बात को एक शब्द में कह देना। परंतु डिस्क्रिप्टिव का मीनिंग क्या होता है? डिस्क्रिप्शन, डिटेल्ड नॉलेज देना, किसी बात को डिटेल में समझाना। तो डिस्क्रिप्टिव स्केचेस इनका वर्क है। क्या है इसमें? डिस्क्रिप्टिव स्केचेस इज विलियम वर्ड्सवर्थ अकाउंट ऑफ ए वॉकिंग टूर फ्रॉम इंग्लैंड थ्रू फ्रांस एंड द आल्प्स। ये इंग्लैंड से फ्रांस गए थे और फिर आल्प्स गए थे, और इन्होंने अपने मित्र रॉबर्ट जोन्स के साथ 1500 मील इन्होंने पैदल चले थे, या ट्रैवलिंग की होगी इन्होंने, ठीक है। तो 1500 मील कुल इन्होंने यात्रा की थी। तो वो जो जर्नी थी, वॉकिंग टूर था, उसका ही अकाउंट है, उसको ही इन्होंने अपने संस्मरण में ऐसे के रूप में लिखा है, ठीक है। उसको ही बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव इमेजेस, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस 1790 में ये गए थे, छुट्टियों पे गए थे। तो उन्होंने अपनी जो पूरी जर्नी थी, जो राइटर लोग कैसे होते थे, कहीं भी जाते थे तो वहाँ से कुछ ना कुछ लेके आते थे यादें, और उस पर लिखते जरूर थे, ठीक है। राइटर्स लोग सारे सब ऐसे ही होते हैं, ये कहीं भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ उस पर लिखेंगे ज़रूर। तो ही कंपोज मच ऑफ द, अच्छा इसमें क्या बात, एक क्वेश्चन और उसमें बन सकता है कि इन्होंने कहाँ पे लिखी थी। ही कंपोज मच ऑफ द डिस्क्रिप्टिव स्केचेस वाइल हैंगिंग आउट ऑन द बैंक्स ऑफ लॉयर बैंक के किनारे समय बिताते हुए इन्होंने डिस्क्रिप्टिव स्केचेस लिखा था, ठीक है। वॉकिंग टूर के बारे में लिखा था, जब ये इंग्लैंड से फ्रांस गए थे, और फ्रांस से आल्प्स एक पर्वत है, वहाँ पे ये टहलने गए थे अपने दोस्त के साथ, ठीक है। तो लॉयर नदी के किनारे समय बिताते हुए इन्होंने डिस्क्रिप्टिव स्केचेस लिखा था। तो लॉयर आप लोग याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 71, चूज द करेक्ट ऑप्शन, वन इम्पल्स फ्रॉम ए वर्नल वुड, द अबव लाइन हैज़ बीन क्योटेड फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो फ्रेंड्स सही ऑप्शन है ए, द टेबल्स टर्न। टेबल टर्न का मीनिंग क्या हुआ कि टेबल को घुमा दिया गया, उल्टा कर दिया गया, ठीक है। वन इम्पल्स फ्रॉम द वर्नल वुड, इसमें बता रहे हैं आपको क्या इसमें क्या पूरी बातें हैं। द टेबल टर्न इज़ ए पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ 1798 में पब्लिश, मतलब ये पब्लिश हुई थी कहाँ पे? लिरिकल बैलेड में। और इसमें क्या बात कही गई है? इट इज़ ए पोएम मेनली अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर। फिर से इस बार नेचर आ गया है, नेचर के महत्व के बारे में बताया गया है, प्रकृति के महत्व के बारे में बताया गया है। इट सेज दैट बुक्स आर जस्ट बैरन लीव्स दैट प्रोवाइड इम्पटी नॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बुक्स होती हैं वो सिर्फ एक तरह का वैसा ज्ञान देती हैं जो कि परिपक्व नहीं होता है। जो असली ज्ञान होता है वो कहाँ से मिलता है? नेचर से। एंड द नेचर इज़ द बेस्ट टीचर, जो कुदरत होती है, प्रकृति है, वो सबसे अच्छी शिक्षक है। विच कैन टीच मोर अबाउट ह्यूमन इविल एंड गुड, मनुष्यों के बारे में, अच्छाई बुराई के बारे में सबसे अच्छा जो तरीका है वो प्रकृति के द्वारा ही हम सीख सकते हैं, ठीक है। ये इसका पूरा मीनिंग है द टेबल टर्न का। और वन इम्पल्स फ्रॉम द वर्नल वुड में टीच यू मोर ऑफ मैन। वर्नल माने होता है, वुड माने तो होता है जंगल, वर्नल माने होता है जब बसंत ऋतु आती है उस समय जो पेड़ पौधे होते हैं। और इम्पल्स माने होता है ज्ञान, प्रेरणा और उत्तेजित करना, आवेग, ठीक है। ये सारा इसका मीनिंग होता है इम्पल्स का। कुल मिला के ये जो लाइन है, वन इम्पल्स फ्रॉम ए वर्नल वुड, इसका मीनिंग ये है कि नेचर के द्वारा जो चीज़ आप सीख पाएंगे वो आप किताब में नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं कि आइए वुड्स के पास चलें, जंगल के पास चलें, पेड़ पौधों के पास चलें और उनसे चल के सीखें, ठीक है। वर्नल माना होता है बसंत ऋतु के समय जो पेड़ अपनी पुरानी पत्तियां गिरा देते हैं और नई पत्तियां उनमें आती हैं, तो वहाँ से हमें सीखना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। हु हैज़ रिटन रूथ, रूथ किसने लिखा है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। रूथ का इसका मीनिंग आपको बता देते हैं पहले थोड़ा। रूथ का मीनिंग होता है तरस, दया, दर्द, दूसरों की विपत्ति का दुख, तकलीफ, दया, करुणा,
ये इसका मीनिंग होता है पूरा रूथ का, ठीक है। कोई तकलीफ़ में हो, कोई उसको दुख हो, कोई प्रॉब्लम हो उसको, रूथ, तो ये इसका मीनिंग होता है। रूथ बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड पोएम्स। अच्छा, सबसे कमाल की बात यह है कि नेग्लेक्टेड पोएम है, इसके बारे में किसी ने ज़्यादा बात ही नहीं की है। और ये पोएम कहाँ पब्लिश हुई है? लिरिकल बैलेड में पब्लिश हुई है। और रूथ का मीन्स क्या होता है? पिटी, सॉरो, ग्रीफ, कैलेमिटी, रूइन से ही इसका मीनिंग होता है। इन हिब्रू इट्स मीन कंपेनियन। हिब्रू भाषा में, इज़राइल की भाषा में इसका मीनिंग क्या होता है? कंपेनियन, यानी कि साथी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। हु हैज़ रिटन पीटर बेल अमंग द फॉलोइंग? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएम लिखी थी पीटर बेल ए टेल इन वर्स। पीटर बेल ए टेल इन वर्स यानी कि कविता के रूप में एक कहानी। इज़ ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। नैरेटिव पोएम है, यानी कि इसमें कोई कहानी सुनाई गई है, ठीक है। नरेशन माना होता है जब कोई स्टोरी सुनाता है कोई व्यक्ति, तो उसको बोलते हैं नरेट कर रहा है, यानी कि वो कहानी सुना रहा है। तो ये एक पोएम है जो कि कहानी सुनाती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। वर्ड्सवर्थ हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़ ऑन द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल इन हिज पोएम। ट्रांसमाइग्रेशन की बात किस में कही है? तो फ्रेंड्स, ट्रांसमाइग्रेशन माने होता है इसका देखिए पूरा क्या मीनिंग होता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करना, उसको ही बोलते हैं ट्रांसमाइग्रेशन। स्थान परिवर्तन, देहांतरण, ये इसका पूरा मीनिंग होता है, ठीक है। तो हम लोग के गीता में जो बात कही है, जो हम लोग का जो ग्रंथ है गीता, उसमें क्या बात कही गई है कि जो आत्मा होती है वो अजर अमर होती है, ना कभी वो पैदा होती है, ना कभी वो मरती है, ना कभी उसको कोई जला सकता है। तो कुल मिला के वही सेम कॉन्सेप्ट है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी ये कहा है कि सोल इज़ इमॉर्टल, ठीक है। सोल होती है, जो आत्मा होती है वो इमॉर्टल होती है, वो कभी नहीं मर सकती है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि ये जो वर्ड्सवर्थ हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़ ऑन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल इन हिज पोएम, किस पोएम में बात की थी? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑन द इमिटेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी। इमोर्टैलिटी माने वही बात हो रही है कि जो आत्मा होती है वो अमर होती है, ठीक है। वही सेम बात इसमें बार बार आ रही है, ठीक है। और प्री एग्जिस्टेंस की बात की गई है इसमें, वही ट्रांसमाइग्रेशन एंड प्री एग्जिस्टेंस बोथ आर सेम थिंग्स। प्री एग्जिस्टेंस माने जो हमारी आत्मा होती है वो शरीर धारण करने से पहले भी वो उसका एग्जिस्ट करती है, उसका वजूद होता है, ठीक है। तो पूरा इसमें यही बात है। और बार बार उसमें यही बात है कि जो बच्चे होते हैं वो उनके पास दैवीय शक्तियाँ होती हैं, वो बहुत कुछ देख लेते हैं, पर वो जब बड़े होते हैं तो ईश्वर से कनेक्शन उनका ख़त्म हो जाता है, ठीक है। बार बार वही बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 75। पोइट्री शेड्स नो टीयर्स सच। अच्छा, ये क्वेश्चन हो चुका है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। पोइट्री शेड्स नो टीयर्स सच एज एंजल स्लीप। एंजल स्लीप नहीं होगा, यहाँ पे वीप होगा। एंजल वीप बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स। तो ये लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही थी, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये कही थी, मैंने आपको पूरा अभी एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 76। वेयर वॉज वर्ड्सवर्थ बॉर्न। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कॉकरमथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। कॉकरमथ, कम्बरलैंड, ये इंग्लैंड में पड़ता है। कॉकरमथ, कम्बरलैंड, ये दोनों ही आप लोग को याद करना है, अच्छी तरह याद कर लें। इंग्लैंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। चूज द करेक्ट ऑप्शन। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इन आवर्स। ये लाइन कहाँ से ली गई है? द अबव लाइन्स हैज़ बीन कोटेड फ्रॉम। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। द वर्ड इज़ टू मच विद अस। तो फ्रेंड्स बहुत आसान है, द वर्ड इज़ टू मच विद अस। ये जो दुनिया है हम लोग के अंदर कुछ ज़्यादा ही घुस गई है, या इसका सीधा अर्थ है कि हम लोग बहुत अधिक भौतिकतावादी बन चुके हैं। हम लोग के पास नेचर को देखने का, उसकी तारीफ करने का समय नहीं है। हम लोग नेचर के सानिध्य में जाना ही नहीं चाहते हैं, उससे विमुख हो चुके हैं, ठीक है। द वर्ड इज़ टू मच विद अस मतलब हम लोग दुनिया में बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, ये सब कहने का मीनिंग था। और इसकी ये लाइन है, लिटिल वी सी नेचर दैट इज़ अवर्स। और हम लोग नेचर में बहुत कम ही देख पाते हैं या कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। ये पूरी पोएम थी। और ये पोएम क्या कहती है
इन इट वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइजेज द वर्ड ऑफ फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अच्छा, उस समय फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी, ठीक है। तो लोगों की ज़िंदगी जो थी वो बिज़ी होना शुरू हो चुकी थी उस समय, शुरुआत वहीं से हुई थी। फॉर बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन मटीरियलिज्म एंड डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम नेचर। और धीरे धीरे जो मनुष्य था वो धन के बहुत ही धन लोलुप हो गया और भौतिकतावादी हो गया। मटेरियल माने होता है कि जो हमेशा मनुष्य बात करता है कि मेरे पास घर मकान होना चाहिए, कार होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, टीवी होना चाहिए, फ़ोन होना चाहिए, तो उसको ही बोलते हैं मटीरियलिज्म, यानी कि भौतिकतावाद। आजकल का जो जीवन है वो कैसा है, भौतिकतावाद से भरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी इन विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ डज दिस लाइन ऑकर। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है, तो टिंटन एबी से ली गई है, ठीक है। ये लास्ट लाइन में से आती है। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें तो पहली बात है नेचर की बात हो रही है, ठीक है, आपको पूरा बताएंगे। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि जो नेचर है वो हम लोग का जो ह्यूमंस होते हैं उनका जो दुख दर्द भी देख सकती है, ये इसका मीनिंग है पूरा। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। ये इसका लाइन नंबर 88 से 93 की लाइन के बीच की लाइन है ये। इसका मीनिंग यही है कि जो नेचर है वो हम लोग से जुड़ी हुई है और ह्यूमैनिटी यानी कि मनुष्यों के दुख दर्द को वो नोटिस कर सकती है, सुन सकती है, ये इसका मीनिंग हुआ, ठीक है। अब आपको हम थोड़ा और बता रहे हैं, जैसे तूफान, भूकंप, चक्रवात, सुनामी, सूखा, महामारियाँ, बीमारियाँ, ये किस बात को रिप्रेजेंट करती हैं, ये दुख को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि जो नेचर है उसको भी पता है कि दुख क्या होता है। दीज थिंग्स रिप्रेजेंट सैडनेस, हार्डशिप, स्ट्रगल्स ऑफ ह्यूमन। और जैसे सुख की जो बात होती है, जैसे बारिश है, सुहावना मौसम है, खिली हुई धूप, इसको हम किससे जोड़ते हैं, इसको हैप्पीनेस से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो नेचर है वो भी हम लोग का दुख दर्द महसूस कर सकती है। और नेचर के भी दो रूप हैं, कई बार वो तूफान आता है, भूकंप आता है, चक्रवात, सुनामी आता है, तो वो उसको दुख से जोड़कर देखा जाता है, ठीक है। और जो अच्छी चीज़ें होती हैं जैसे बारिश, सुहावना मौसम, खिली हुई धूप, इसको सुख की दृष्टि से देखा जाता है, ठीक है। इसमें कुल मिला के कहने की क्या कहा जा रहा है, द स्पीकर वांट्स टू से दैट नेचर कैन ऑल्सो सी ह्यूमन्स हैप्पीनेस एंड सैडनेस। प्रकृति भी हम लोग का दुख सुख नोटिस कर सकती है, देख सकती है, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा था कि नेचर नेवर डिड बेट्रे द हर्ट दैट लव्ड हर। और इन्होंने ये भी कहा था, इसी पोएम में कहा था टिंटन एबी में, कि नेचर से जिसने प्यार किया तो नेचर ने कभी उसको धोखा नहीं दिया है, उसका हमेशा उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही इसको पहुंचाया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स इज़ ए पोएम बाय, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है ये, द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स। तो ये हो गई, ये पोएम किसके बारे में है, डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ ए स्कूल मास्टर मैथ्यू। कोई स्कूल मास्टर था मैथ्यू, उसकी भावनाओं के बारे में है, उसकी फीलिंग्स के बारे में है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, उसके बाद और भी वीडियो आते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 80, द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक कैरियर वाज फ्रॉम। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो पोएटिक कैरियर है ये असलियत में कहाँ शुरू हुआ है, इसकी वास्तव में इसमें कहाँ से जान आई है, कहाँ से इन्होंने बहुत ही कमाल का लिखा है, यहाँ यही पूछ रहे हैं कि असलियत में कहाँ शुरू हुआ है, यानी कि इनके लेखनी में कहाँ पे बहुत ही गजब का प्रभाव देखने को मिला है, कहाँ से इनका वर्क बहुत ही अच्छा हो गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें सारे ऑप्शन पे आप देखेंगे 17, 97, 98 और 98 में इनका फेमस वर्क लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ था, जिसके बाद से ही रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आप लगा देंगे, ठीक है, 1798। वहीं से माना जाता है कि वहीं से विलियम वर्ड्सवर्थ की पहचान बन गई और ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया, ठीक है। हिज फेमस वर्क लिरिकल बैलेड वाज पब्लिश्ड इन 1798 वाज कंसिडर्ड हिज ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक करियर। और वहीं से ये मशहूर हो गए
वहीं से ये सबकी नज़र में आ गए, लोगों को पता चला कि भाई इतना कोई महान राइटर भी है जिसने इतनी गजब का इन्होंने वर्क लिखा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स और भी वीडियो आते रहेंगे। जिस टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं कृपया कमेंट करके बताएं, तो उस पर और भी हम वीडियो लगाते रहेंगे। थैंक यू।